Welcome to the channel The Social Sciences. Today we are going to discuss the first chapter of class ninth Political Science, that is what is democracy, why democracy. So, ये आपके लिए एक बहुत इजी चैप्टर होने वाला है. तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है. तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन कि डेमोक्रेसी है क्या. उसके बाद हम लोग देखेंगे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. और जब हम लोग फीचर्स देखेंगे डेमोक्रेसी के तो साथ साथ हम लोग कुछ केस स्टडीज भी देखेंगे. तो तीन कंट्रीज के केस स्टडीज आपको पढ़ने होंगे. एंड देन वी विल सी दैट व्हाट आर द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ डेमोक्रेसी. और इन्हीं तीन चार टॉपिक्स के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. यस, सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इजी एंड एज वेल अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर फॉर यू ऑल. So let us begin with the very definition of democracy. तो यहाँ पे फर्स्ट पेज में there are certain conversations that is happening. We will skip to the next point, that is the definition of democracy. So democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. तो democracy या लोकतंत्र एक ऐसा गवर्नमेंट है जहाँ पे लोग अपने रूलर्स को खुद चुनते हैं. And being Indians, we are first hand एक्सपीरियंसिंग द फील ऑफ डेमोक्रेसी, है ना. और डेमोक्रेसी का आपने एक बहुत फेमस स्टेटमेंट सुना होगा, डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, इट इज बाय द पीपल एंड इट इज ऑफ द पीपल. अब्राहम लिंकन, इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था डेमोक्रेसी के बारे में. और कहीं ना कहीं ये सम अप कर रही है डेमोक्रेसी के एसेंस को. साथ ही डेमोक्रेसी के अलावा गवर्नमेंट्स अलग अलग टाइप की हो सकती है. ठीक है, एक तो हमने देखा कि डेमोक्रेसी होती है. दूसरा एग्जाम्पल है गवर्नमेंट का, दैट इज कॉल्ड आर्मी रूल. कुछ कंट्रीज में आर्मी जो है वो खुद गवर्नमेंट बना लेती है. और इसका एग्जाम्पल आपको दिया गया है म्यांमार. म्यांमार में कुछ टाइम से आर्मी रूल अभी भी कर रही है. उसके अलावा कुछ अलग फॉर्म है डेमोक्रेसी गवर्नमेंट का, दैट इज डिक्टेटरशिप. डिक्टेटरशिप में क्या होता है, व्हेन वन पर्सन गेट्स द अथॉरिटी टू बी द गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड डिक्टेटरशिप. ठीक है, जब एक इंसान का रूल हो जाए पूरे देश में और वो इलेक्शन से ना आए, वो सिंपली उसने पावर स्नैच की हो और फिर वो अपने देश को रूल करने लगे विदाउट द कंसेंट ऑफ द पीपल, देन इट इज डेमोक्रेसी. इसका एग्जाम्पल है डिक्टेटर्स लाइक पिनोशेट इन चिली. उसके अलावा आप पढ़ोगे कैसे हिटलर जो था वो एक डिक्टेटर था जर्मनी का, राइट. सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. उसके अलावा एक और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, दैट इज कॉल्ड मोनार्की. मोनार्की जिसको हम लोग बोलते हैं किंग रूल, जैसे कि सऊदी अरेबिया. ठीक है, दैट इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ monarchical kind of government. In addition, there is also another form of democracy, जिसके another form of government that you would hear, it is theocracy. थियोक्रेसी में क्या होता है, जब कुछ रिलीजियस लीडर्स आके कंट्री को रूल करे तो हम लोग उसको थियोक्रेसी बोलते हैं. सो एज वी सॉ दैट देर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. इट कैन बी डेमोक्रेसी, इट कैन बी आर्मी रूल, इट कैन बी डिक्टेटरशिप, इट कैन बी मोनार्की, इट कैन बी थियोक्रेसी. Okay, but we are going to simply concentrate on democracy because democracy by far is one of the best form of government that we can have, because here the real rulers are the people of the country. असली जो रूल है वो लोगों का रहता है क्योंकि वो अपने लीडर्स को खुद चुनते हैं वाया द प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस. और ये जो इलेक्शंस होते हैं वो बहुत रेगुलर बेसिस पे होते हैं. सो इन केस इफ यू चूज अ गवर्नमेंट एंड यू आर नॉट हैप्पी with how they are working, you have the option to remove the government in the next elections. उसके साथ साथ डेमोक्रेसी ही है जहाँ पे लोगों को फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं. ठीक है, लोगों के कंसेंट को सम्मानित किया जाता है, लोग जिनको चुन रहे हैं उन्हीं को लीडर्स बनाया जाता है. सो दीज आर द बेसिक टेनेट्स ऑफ डेमोक्रेसी. अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक. जैसे यहाँ पे आपको एक फिगर दिखेगा, यस. सिविक्स में जो आपको डायग्राम्स दिख रहे हैं, जो पिक्चर्स फिगर्स दिख रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि कभी कभी इन फिगर से भी क्वेश्चन आता है. तो इस फिगर में हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है डेमोक्रेसी लिखा हुआ एक फ्लैग है जिसको कुछ सोल्जर्स हैं वो उसको ड्रैग कर रहे हैं. मतलब डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने के लिए आर्मी की मदद ली जा रही है. और ये एग्जाम्पल है कि कैसे इराक में यूएस ने इन्वेड किया था डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने के लिए. तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या आर्मी रूल के मदद से किसी फॉरेन कंट्री के आर्मी के इंटरवेंशन से क्या किसी और देश में डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश की जा सकती है. ठीक है, तो दिस इज what the cartoon represents. Next we'll go to the features of democracy. और हम लोग सबसे पहला फीचर देखेंगे जो कि है
In a democracy, the final decisions making power rest with those इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी डेमोक्रेसी में जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर है वो उसी को मिलनी चाहिए जिसको लोगों ने इलेक्ट किया है। लेकिन इसका हम लोग एक केस स्टडी देखेंगे जो कि है पाकिस्तान का केस स्टडी, और पाकिस्तान में एग्जैक्टली exactly वही हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो हर फीचर के साथ साथ हम लोग कुछ केस स्टडीज देखेंगे। पहला केस स्टडी है पाकिस्तान का। पाकिस्तान में क्या हुआ, 1999 में वहां के आर्मी के जनरल थे परवेज मुशर्रफ, उन्होंने क्या किया, एक मिलिट्री कू किया। मिलिट्री कू मतलब क्या हुआ, जब मिलिट्री तख्ता पलट कर दे सरकार का, मतलब लोगों ने गवर्नमेंट को इलेक्ट किया है लेकिन उस गवर्नमेंट को गिरा दे और आर्मी उसके जगह पे रूल करने लगे, तो उसको हम लोग मिलिट्री कू बोलते हैं। तो 1999 में पाकिस्तान में जनरल मुशर्रफ के अंडर में क्या हुआ, एक मिलिट्री कू हुआ, और वहां पे जो सरकार थी जिसको चुना था लोगों ने, उसको मिलिट्री कू के द्वारा हटा दिया गया, और जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। ठीक है, उसके बाद यहीं तक इनकी कहानी नहीं रुकी। 2002 में उन्होंने अपना डेजिग्नेशन यानी जो उनका पोस्ट था उसको चेंज करके अपने आप को पाकिस्तान का प्रेसिडेंट इलेक्ट कर दिया, यानी खुद ही उन्होंने अपने आप को पाकिस्तान का प्रेसिडेंट मान लिया। और इसके बाद उन्होंने अपने आप को बहुत सारे पावर्स दे दिए। उसमें से एक पावर था कि उनका जो टर्म होगा वो 5 ईयर से एक्सटेंड हो जाएगा। उसके साथ साथ पाकिस्तान में प्रोटेस्ट होने लगे, बहुत लोग आए, उन्होंने बोला कि ये गलत हो रहा है पाकिस्तान में, राइट। लेकिन जनरल परवेज मुशर्रफ मानने वाले कहाँ थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर है वो खुद को और आर्मी के ऑफिशियल्स को दे दी। ठीक है, सो इन शॉर्ट यहाँ पे हमने क्या देखा कि पाकिस्तान में एक ऐसा केस हुआ जहाँ पे परवेज मुशर्रफ जो थे उन्होंने मिलिट्री को करके गवर्नमेंट को गिरा दिया और खुद पावर ले ली। यानी जो जिस लीडर को गवर्नमेंट ने, जिस लीडर को लोगों ने चुना था उसको पावर नहीं मिली, जो डिक्टेटर था उसने पावर ले ली। तो यही सबसे पहला फीचर है डेमोक्रेसी का कि जिसको आप इलेक्ट करोगे उसी को पावर मिलनी चाहिए, अनलाइक द केस ऑफ पाकिस्तान जहाँ पे जिसको लोगों ने इलेक्ट नहीं किया था उसको पावर मिल गई, राइट। तो आपसे क्वेश्चन आएगा, ये स्टेटमेंट दिया जा सकता है और आपसे पूछा जा सकता है एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो आप बताओगे कि कैसे डेमोक्रेसी में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को ही पावर मिलनी चाहिए। यहाँ पे हम लोग आते हैं दूसरे कार्टून की तरफ। इसमें क्या दिया हुआ है, सीरिया का एग्जाम्पल है जहाँ पे डेमोक्रेसी को बोला जा रहा है दैट नो एंट्री बिफोर यू फिल दैट फॉर्म एंड बिकम अ मेंबर इन अल बाथ पार्टी। यानी सीरिया में क्या है, एक पार्टी है जिसको आर्मी रूल कर रही है, लेकिन अगर डेमोक्रेसी चाहिए तो आपको इस पार्टी का ही मेंबर बनना पड़ेगा। अगेन दिस इज एन इनडायरेक्ट एग्जाम्पल टू शो हाउ democracy has to face so many checks and balances by people of the army, right? Okay, so we'll now move forward to the next feature of democracy, that is free and fair competition. फ्री एंड फेयर कंपटीशन में हम लोग केस स्टडी देखेंगे चाइना का। चाइना में क्या होता है, हर 5 साल पे इलेक्शंस होते हैं वहाँ के पार्लियामेंट के लिए। चाइना के पार्लियामेंट को नेशनल पीपल्स कांग्रेस बोलते हैं, या फिर चाइनीज में उसका जो नाम है दैट इज कुआंगो रेनमिन डाइबियाओ दाहुई। दिस इज द नेम ऑफ द चाइनीज पार्लियामेंट। अब अगर किसी को इस पार्लियामेंट में एंटर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इलेक्ट होके इस कांग्रेस में जाना पड़ेगा। अराउंड 3,000 लोग हैं जो कि इसमें इलेक्ट होके जाते हैं, राइट। लेकिन इसमें इलेक्ट होने के लिए या तो आपको आर्मी का मेंबर होना चाहिए या फिर आपको चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूवल लेना पड़ेगा। विच मीन्स अगर आपको चाइना के नेशनल पीपल्स कांग्रेस का हिस्सा बनना है तो 2002-2003 तक नियम ये था कि कोई भी इंसान जिसको इसके अंदर एंटर करना है उसको चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर होना चाहिए, या उससे कोई भी एफिलिएटेड पार्टी का मेंबर होना चाहिए, या फिर उसको आर्मी ऑफिशियल होना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग क्या देख रहे थे कि वहां पे जो इलेक्शंस थे वो फ्री एंड फेयर तरीके से नहीं हो रहे थे। एक अप्रूवल चाहिए आपको किसी एक पार्टी का। ओके, सो दिस शोज हाउ द डोमिनेंस ऑफ वन पार्टी वाज टेकिंग प्लेस इन चाइना। Likewise, we will see the case study of Mexico. This is the second case study under the topic free and fair elections. ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा कि मेक्सिको में अगर इलेक्शंस हर 6 साल पे होते थे प्रेसिडेंट बनने के लिए, लेकिन 2000 तक जो भी इलेक्शन होता था वो एक ही पार्टी जीत रही थी मेक्सिको में। लोगों ने इस पे क्वेश्चन किया कि हर हमेशा इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी या फिर पीआरआई पार्टी ही क्यों जीत रही है इलेक्शन। तो ये देखा गया कि पीआरआई क्या कर रही है, बहुत डर्टी ट्रिक्स यानी बहुत गलत तरीकों का इस्तेमाल कर रही है इलेक्शन जीतने के लिए। पीआरआई पार्टी हर हमेशा जब पावर में रहती थी तो गवर्नमेंट ऑफिसेस का इस्तेमाल करती थी। वो टीचर्स को बोलती थी कि पेरेंट्स को फोर्स किया जाए कि वो इसी पार्टी को वोट दे, यानी ये अनफेयर मीन्स का
इस्तेमाल कर रही थी पीआरआई पार्टी इलेक्शन जीतने के लिए। और ये भी दिखा रहा है कि किस तरीके से मेक्सिको में जो इलेक्शंस है वो फ्री एंड फेयर तरीके से नहीं हो रहे थे, क्योंकि फ्री एंड फेयर मतलब क्या, किसी भी तरीके से मनी एंड मसल पावर का यूज नहीं करना है इलेक्शन जीतने के लिए। लेकिन यहाँ पे मेक्सिको में ये चीज नहीं हो रही थी, राइट? सो दीज आर द टू एग्जाम्पल्स दैट शोज दैट इन अ डेमोक्रेसी the elections must be based on free and fair means, right? Where those currently in power have a fair chance of losing. यानी जो जीत रहा है उसको हारने का भी इक्वली मौका मिलना चाहिए, और जिसको इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना है दैट हैज टू बी फ्री एंड फेयर। तो इसमें हमने क्या देखा, हमने मेक्सिको और चाइना का एग्जाम्पल देखा, जहाँ पे हम ये समझ पाए कि वहाँ पे फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्शंस नहीं हो पा रहे थे, राइट? Again, you have a diagram. This cartoon was titled Building Democracy and was first published in a Latin American publication. तो यहाँ पे क्या दिखाया, यहाँ पे दिखाया कि ये जो छोटे छोटे बैग्स हैं, दीज आर नथिंग बट मनी बैग्स। यानी इलेक्शन जीतने के लिए आपको जब टॉप ऑफ द स्टेट बनना है, आपको लीडर बनना है, तो यहाँ पे पैसों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पैसों की अलग अलग जो पोटली है वो दी जा रही है इलेक्शन में जीत हासिल करने के लिए। तो जैसे हमने देखा कि चाइना और मेक्सिको में हो रहा था, यहाँ पे इस डायग्राम से ये दिखाया जा रहा है कि कैसे मनी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो क्या ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर होगा? बिल्कुल नहीं, है ना? नेक्स्ट आते हैं हम लोग तीसरे फीचर ऑफ डेमोक्रेसी पे, दैट इज वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। यानी जब भी इलेक्शन होगा तो इलेक्शन किस पे बेस्ड होगा? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। Okay, lot of students get confused into this, so let us have a brief discussion over universal adult franchise. Universal मतलब समथिंग विच इज यूनिवर्सल, जो सबको इजीली मिले, एक्सेस जिसका सबके पास हो। अडल्ट मतलब एनीथिंग दैट इज 18 ईयर्स एंड अबव, एंड फ्रेंचाइज मतलब राइट टू वोट। तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मतलब कोई भी इंसान जो कि 18 साल से ऊपर का है उसको क्या मिलेगा? राइट टू वोट मिलेगा। और ये जो राइट टू वोट होगा दैट विल बी irrespective of age, irrespective of gender, irrespective of religion, caste, रेस, एटसेट्रा। यानी किसी भी बेसिस पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो भी 18 साल से ऊपर का इंसान होगा उसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मिलेगा, राइट? इसी का मतलब होता है यूएएफ। तो डेमोक्रेसी का ये तीसरा फीचर है दैट वन पर्सन, यानी हर इंसान को वोटिंग राइट मिलना चाहिए और हर वोटिंग का वैल्यू इक्वल होना चाहिए। यानी आप वोट डालो या मैं वोट डालूं, हमारे वोट का वैल्यू वन होगा, इक्वल होगा, ठीक है? लेकिन यहाँ पे भी हमारे पास तीन केस स्टडीज हैं। पहला केस स्टडी है सऊदी अरेबिया का। 2015 तक सऊदी अरेबिया में विमेन डिड नॉट हैव द राइट टू वोट। सो इमेजिन अ कंट्री जहाँ पे आधी आबादी को राइट टू वोट मिले ही ना, तो क्या वो डेमोक्रेसी कर रहा है? क्या वो डेमोक्रेसी को एक्चुअली एक्सरसाइज कर पा रहा है? बिल्कुल नहीं। तो ये एग्जाम्पल है 2015 सऊदी अरेबिया का। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे एस्टोनिया का। एस्टोनिया में क्या था कि सिटीजनशिप जो था वो रशियन माइनॉरिटी को बहुत मुश्किल से मिलता था, और इसीलिए उनको राइट टू वोट भी नहीं मिल रहा था। तो एस्टोनिया में क्या था कि रशियन माइनॉरिटी जो थी उनको राइट टू वोट नहीं मिल रहा था। उसके बाद तीसरा हमारा एग्जाम्पल है इसमें फिजी। ठीक है, फिजी में क्या हो रहा था, जो इंडियन फिजियन थे, ठीक है, उनको वोटिंग राइट्स कम मिल रहे थे एज कम्पेयर टू दी इंडियन फिजी इंडिजिनस फिजियन। यानी जो फिजी के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स थे उनको वोटिंग राइट्स जो था वो ज़्यादा अच्छे से मिल रहा था, उनकी वोट की वैल्यू ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू द इंडियन फिजियंस। आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे इंडियंस को फिजी में एज इंडेंचर्ड लेबरर्स लेके जाया गया था। फिजीज में बहुत सारे ऐसे प्लांटेशंस होते थे, तो वहाँ पे एज लेबरर बहुत सारे इंडियंस को लेके जाया जाता था। और उसके बाद क्या हुआ, ओवर द ईयर्स, ओवर द जनरेशंस बहुत सारे इंडियंस थे जो कि फिजी में जाके बस गए। ठीक है, तो वो इंडियन फिजियन कहलाए। और कुछ फिजी के जो नेटिव्स थे, जो वहाँ के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स थे, वो हो गए इंडिजिनस फिजियंस, राइट? तो फिजी में क्या देखा जा रहा है कि जो इंडिजिनस लोग हैं वहाँ के, उनको वोटिंग राइट्स ज्यादा मिल रहा है एज कम्पेयर टू इंडियंस। ठीक है, तो इससे हमें तीसरा फीचर पता चला दैट इन अ डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। और यहाँ पे आपके पास ये तीन केस स्टडीज हैं अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए। अगेन वी हैव वन मोर कार्टून, at last, one man, one vote. I liked it better when I was the one man and one vote. Okay, so यहाँ पे this cartoon is about Iraqi elections after Saddam Hussein's regime was overthrown. He is shown behind the bars. ठीक है, तो आपको एक brief idea बता दे दूं कि इराक का डिक्टेटर होता था सद्दाम हुसैन।
ठीक है। और हमने ऊपर में देखा कि कैसे इराक में यूएस ने इन्वेड किया था डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने के लिए, तो यूएस की आर्मी वो फ्लैग लेके खड़ी है। तो उसका यही बैकड्रॉप है कि सद्दाम हुसैन वाज अ डिक्टेटर ऑफ इराक, राइट। तो जब उसको बिहाइंड द बार्स यानी जब उसको जेल में डाला गया तब सारे लोगों को वोटिंग राइट्स मिले, है ना। तो यहाँ पे वो जोकिंगली बोल रहा है कि जब मैं बाहर था तब मेरे पास वोटिंग राइट था, मुझे वो टाइम चाहिए था, मतलब मुझे डिक्टेटरशिप चाहिए। बट नाउ व्हेन ही इज बिहाइंड द बार्स, at last people got the right to vote. Okay, next we go to the fourth feature of democracy, that is rule of law and respect for rights. यानी डेमोक्रेसी में कानून का ही दबदबा होना चाहिए, जिस चीज को सब माने वो होना चाहिए कानून, वो होना चाहिए लॉ। एंड एवरीबडीज राइट मस्ट बी रिस्पेक्टेड इन अ डेमोक्रेसी। तो इसका केस स्टडी है जिम्बाब्वे का। ठीक है, जिम्बाब्वे में क्या था, दैट देयर वाज अ वाइट माइनॉरिटी रूल टिल 1980। 1980 तक जिम्बाब्वे में वाइट माइनॉरिटी रूल था, यानी ब्रिटिशर्स का या यूरोपियन कंट्रीज का रूल था 1980 तक। ठीक है, लेकिन आज़ादी की जो लड़ाई थी वहां की एक पार्टी ने लड़ी जिसका नाम था जानू पीएफ। ठीक है, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद वहां के जो लीडर थे रॉबर्ट मुगाबे, जो कि जानू पीएफ के हेड होते थे, वो वहां पे इलेक्शन जीत गए। ठीक है, उसके बाद से जब भी इलेक्शंस हुए तो हर हमेशा देखा गया कि जानू पीएफ पार्टी ही जीत रही है, और उसके जो प्रेसिडेंट है मुगाबे, वो वहां पे बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं और वो बार बार इलेक्शन जीत रहे हैं, विच इज गुड बिकॉज उनकी पार्टी ने बहुत लंबा फ्रीडम स्ट्रगल लड़ा था। लेकिन ये देखा गया कि आज़ादी के बाद पावर में रहने के लिए वो बहुत ज़्यादा अनफेयर प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल कर रहे थे इलेक्शंस में, एंड दिस वाज रॉन्ग। ठीक है, क्योंकि आप जब अनफेयर प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप अपने देश के बेसिक कानून का, बेसिक रूल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, आप वहां पे लोगों से उनके राइट्स छीन रहे हो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को वो पब्लिक प्रोटेस्ट को वो इलीगल डिक्लेयर कर रहे थे। ठीक है, और क्या क्या कर रहे थे, वो वहां पे प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज करना बैन कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें गलत है, क्योंकि किसी भी देश में, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में रूल ऑफ लॉ होता है, मतलब कानून का ही पालन होता है। हर सिटीजन को राइट्स दिए जाते हैं और उसकी रिस्पेक्ट करती है गवर्नमेंट और उसको प्रोटेक्ट करती है गवर्नमेंट। लेकिन अगर गवर्नमेंट ही लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट ना करे तो हम लोग क्या बोलेंगे कि उस देश में रूल ऑफ लॉ नहीं है। ठीक है, सो दिस इज एन एग्जाम्पल कि कैसे किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, एंड दिस बिकम्स द फोर्थ फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, राइट। यहाँ पे आपको एक और कार्टून दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, देयर इज अ टैंक, और इस टैंक के जो व्हील्स है उस पे कुछ लिखा हुआ है, और यहाँ पे एक आदमी है जो कि इस टैंक को देख रहा है ना। डू नो इविल। तो अगर आप डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश भी कर लो, लेकिन अगर आप लोगों को राइट्स ना दो, और अगर आप मिलिट्री का इस्तेमाल करो या फिर आप मसल पावर का इस्तेमाल करो लोगों को डराने के लिए, तो वहां पे भी रूल ऑफ लॉ नहीं रहेगा। एंड दिस इज व्हाट दिस डायग्राम शोज। ठीक है, so we come to the summary of the definition of democracy. Democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. We know this. And democracy के चार फीचर्स हमने पढ़े हैं, दैट द रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल मस्ट टेक ऑल डिसीजंस। इसका केस स्टडी था पाकिस्तान। उसके बाद हमारा सेकंड फीचर क्या था कि इलेक्शंस ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करंट रूलर्स। ठीक है, यानी इलेक्शंस होने चाहिए फ्री एंड फेयर तरीके से, ताकि लोगों के पास चॉइस हो अपने लीडर्स को इलेक्ट करने का। इसका एग्जाम्पल हमने देखा था चाइना। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट है दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस। यानी सभी को राइट होने चाहिए इलेक्शंस में वोट देने का। इसमें हमने एग्जांपल देखा था एस्टोनिया का, फिजी का। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट और लास्ट फीचर है डेमोक्रेसी का, दैट द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू अ गवर्नमेंट विच इज लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन्स राइट। मतलब जब इलेक्शन हो जाता है, जब गवर्नमेंट बन जाती है, तो गवर्नमेंट के पावर्स तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं, लेकिन गवर्नमेंट के रूल्स कहाँ तक लिमिटेड है, यानी गवर्नमेंट क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती, वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। और गवर्नमेंट को उस चीज का पालन करना पड़ेगा और साथ साथ सिटीजन्स के राइट्स को मानना पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल है जिम्बाब्वे, जो अभी हमने पढ़ा है ना। तो हमने इस चैप्टर को इन चार फीचर्स से और इन केस स्टडी से हम समराइज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज वाई डेमोक्रेसी। हमें डेमोक्रेसी क्यों चाहिए। तो इसमें हम लोग देखेंगे कुछ आर्ग्यूमेंट्स विच आर इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी एंड देन सम आर्ग्यूमेंट्स दैट आर अगेंस्ट डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी चाहिए इन रीजंस के कारण। ओके, आई हैव टू टेल यू वन मोर थिंग। जब आपको एनसीईआरटी में देखिए कि पॉइंट वाइज कुछ चीजें दी गई हैं,
then please understand that it is very important. The book is trying to tell you कि ये points important है, ठीक है? So what are the arguments against democracy? Arguments कि हमें डेमोक्रेसी नहीं चाहिए। उसका पहला रीजन ये है कि डेमोक्रेसी में इंस्टेबिलिटी रहती है। हर 5 साल पे इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस में लीडर्स चेंज हो जाते हैं, तो बहुत इंस्टेबिलिटी हो जाती है। कोई भी प्रोग्राम, कोई भी पॉलिसी बहुत लंबे समय तक नहीं टिकती। दूसरा पॉइंट क्या है, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले, यानी डेमोक्रेसी में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है, और मोरालिटी यानी एथिक्स की, इन सारी चीजों की वैल्यू नहीं रह जाती, क्योंकि बहुत डर्टी पॉलिटिक्स होती है डेमोक्रेसी में। तीसरा पॉइंट क्या है, सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट इट लीड्स टू डिलेस। यस, डेमोक्रेसी में क्योंकि आपको डिसीजंस लेने हैं फॉर सच लार्ज नंबर ऑफ पीपल दैट यू हैव टू कंसल्ट लॉट ऑफ पीपल। पार्लियामेंट में ही इतने सारे लोग रहते हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं अलग अलग जगहों को। वो लोग उन अपने जो नेटिव्स है जिनको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनसे उनको सलाह लेना पड़ता है, तो इसके कारण डिले हो जाता है। किसी भी आप डिसीजन पे बहुत जल्दी नहीं आ सकते। इट टेक्स ईयर्स टू कम टू अ सर्टेन डिसीजन। उसके बाद इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजंस। कभी कभी होता है कि इलेक्टेड लीडर्स जो है वो गलत डिसीजंस ले लेते हैं। उसके बाद डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन। यस, करप्शन होता है डेमोक्रेसी में, दैट इज ऑल्सो अ फैक्ट। देन ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि ऑर्डिनरी पीपल जो है उनको बेसिक आइडिया नहीं है कि उनके लिए क्या अच्छा है, मतलब वो एक्सपर्ट नहीं है किसी एक चीज के, ठीक है? तो इट इज नॉट राइट दैट दे शुड चूज देयर गवर्नमेंट। तो ये जो आप पॉइंट्स देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स, ये 6 पॉइंट्स बता रहे हैं कि क्यों डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए। बट वी हैव ग्रेटर रीजंस व्हाई वी शुड ऑप्ट फॉर डेमोक्रेसी। ठीक है, तो डेमोक्रेसी होना इसीलिए जरूरी है क्योंकि अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यस, भले ही डेमोक्रेसी में इतने डीमेरिट्स है, लेकिन डेमोक्रेसी क्या है, अकाउंटेबल है लोगों के लिए। मतलब अगर डेमोक्रेसी में सरकार कोई गलत काम करती है तो उसको जवाब देना पड़ेगा उन चीजों का। और इसीलिए डेमोक्रेसी इज वन ऑफ द बेस्टेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि मोनार्की में द किंग इज नॉट आंसरेबल टू द पीपल। Dictatorship में the dictator is not answerable to the people. Theocracy में the religious heads are lot of times not responsible or accountable to the people. है ना? आर्मी रूल में तो खैर they are not answerable to the people, but it is only and only in democracy, सिर्फ लोकतंत्र में जो लीडर्स हैं, जो हमारे नेता हैं, जो हमारे अभिवक्ता हैं, वो हमें जवाब देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हमने उनको इलेक्ट किया है। सो दे मस्ट आंसर टू आवर क्वेश्चंस, टू आवर प्रोटेस्ट, है ना? ये सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी में होता है। दूसरा रीजन क्या है डेमोक्रेसी लेने का, बिकॉज डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विथ डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। एब्सोल्युटली ट्रू। डेमोक्रेसी कहाँ होती है, जब बहुत डाइवर्सिटी है। तो अगर बहुत डाइवर्सिटी है, बहुत डिफरेंसेस है, कॉन्फ्लिक्ट्स है लोगों में, बहुत अलग अलग चीज़ों को लेके अलग अलग ओपिनियंस हैं, तो डेमोक्रेसी ही है कि अलग अलग लोगों के, अलग अलग तबकों की बातों को सुनती है, और उसके बाद लीडर्स एक कंसेंसस पे आते हैं। और क्योंकि कंसेंसस पे आते हैं, है ना, तो इसीलिए थोड़ा टाइम लगता है, बट इट इज ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज democracy enhances the dignity of the citizens. Absolutely true. Democracy enhances the dignity. Dignity is what? सेल्फ रिस्पेक्ट, है ना? तो डेमोक्रेसी में क्या है, जब आप अपने लीडर को चूज करते हो, आप दिखा रहे हो कि आपका राइट है अपने गवर्नमेंट के ऊपर, और इसीलिए, और साथ साथ आपको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। ठीक है, आपको पॉलिटिकल इक्वालिटी दी गई है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि लोकतंत्र में ही आपको डिग्निटी यानी अपनी इंटेग्रिटी मेंटेन करने का मौका मिलता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। एब्सोल्युटली। अगर डेमोक्रेसी में कुछ गलती भी होती है तो आपके पास ऑप्शन है, आप 5 years बाद जब इलेक्शंस होंगे आप किसी और को सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन मोनार्की में ये ऑप्शन नहीं है, बिकॉज वंस द किंग इज देयर अंटिल ही लिव्स और शी लिव्स, राइट? और डेमोक्रेसी में ये ऑप्शन है कि आप 5 years बाद आप अपनी गलती को सुधार सकते हो। आज अगर आपने किसी सरकार को चूज किया जो कि आपके लिए सही से काम नहीं कर रही है, तो आप किसी और सरकार को अगली बार इलेक्ट कर सकते हो, आप किसी और पॉलिटिकल पार्टी को चूज कर सकते हो, बिकॉज दिस इज व्हाट डेमोक्रेसी डज। डेमोक्रेसी गिव्स यू ऑप्शंस, ओके, एंड दिस गिव्स अप द अल्टीमेट एंड ऑफ द चैप्टर। उसके बाद एक टॉपिक है दैट इज ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। इट इज वेरी वेरी शॉर्ट, ठीक है, और इसमें यही बताया गया है कि क्यों डेमोक्रेसी जो है हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है एज कम्पेयर टू एनी अदर ऑप्शन। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर में इन शॉर्ट आपने देखा डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, आपने देखा फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, और फीचर्स के साथ साथ आपने देखा केस स्टडी,
राइट। और लास्ट में हमने प्रोज एंड कॉन्स देखे डेमोक्रेसी के, और यहीं से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये 3 टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको अच्छे से थॉरोली पढ़ लेते हो, याद कर लेते हो, समझ जाते हो और आप लिख सकते हो इन चीज़ों को अगर अच्छे से, आई एम श्योर दैट यू आर गोइंग टू गेट फुल मार्क्स। ओके, देन वी कम टू द एक्सरसाइज। थैंकफुली इसमें क्वेश्चन आंसर्स नहीं है, इसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस है। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपको बताना है इन 4 ऑप्शंस में से कौन से डेमोक्रेटिक है, कौन से अनडेमोक्रेटिक है। सो पीपल हु डू नॉट एक्सेप्ट द कंट्रीज ऑफिशियल रिलीजन डू नॉट हैव अ राइट टू वोट, तो ऑफकोर्स ये अनडेमोक्रेटिक चीज है। नेक्स्ट, द सेम पार्टी हैज बीन विनिंग इलेक्शंस फॉर द लास्ट 20 years, तो दिस इज अनडेमोक्रेटिक। then ruling party has lost in the last 3 elections, this is democratic। ruling party अगर elections हार रही है लेकिन फिर भी जीत सकती है, तो ये democracy है। there is no independent election commission, then definitely it is undemocratic, है ना। नेक्स्ट, फिर आपको वही बताना है कि डेमोक्रेटिक अनडेमोक्रेटिक, तो आपने जो फीचर्स पढ़े हैं उसी बेसिस पे आप बताओगे कि कौन सा डेमोक्रेटिक है, कौन सा फीचर अनडेमोक्रेटिक है। नेक्स्ट, फेवर ऑफ डेमोक्रेसी, which of these is not a good argument in favor of democracy, ठीक है। So people feel free and fair and equal in a democracy, of course it is right। Democracies resolve conflict in a better way than others, right। Democratic government is more accountable to the people, right। Democracies are more prosperous than others, no, it is not necessary that democracies is always prosperous, हर हमेशा democracy में development होगा ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। So this is not a good argument in favor of democracy, तो option D होगा। फोर्थ क्वेश्चन है, ईच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स कंटेन अ डेमोक्रेटिक एंड अनडेमोक्रेटिक एलिमेंट, आपको बताना है कि कौन सा डेमोक्रेटिक अनडेमोक्रेटिक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद वैसे ही इसमें बताना है कि विच ऑफ दीज इज नॉट अ वैलिड रीजन फॉर आर्गुइंग दैट देयर इज अ लेसर पॉसिबिलिटी ऑफ फेमीन इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। अच्छा ये देखो, फेमीन यानी सूखा तो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में या अनडेमोक्रेटिक कंट्री में भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इनमें से कौन सा लेसर पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो अपोजिशन पार्टीज कैन ड्रॉ अटेंशन टू हंगर एंड स्टार्वेशन, एब्सोल्युटली ट्रू। जो अपोजिशन होगी वो बताएगी कि देखो हंगर स्टार्वेशन है, तो जो रूलिंग पार्टी होगी उसको उस पर काम करना पड़ेगा। फ्री प्रेस कैन रिपोर्ट सफरिंग फ्रॉम फेमिन इन डिफरेंट पार्ट्स, यस, तो ये भी डेमोक्रेटिक कंट्री में ही होता है, जब प्रेस दिखाती है, मीडिया दिखाती है कि किस तरीके से इश्यूज है। गवर्नमेंट फियर्स इट्स डिफीट इन द नेक्स्ट इलेक्शंस, यस, गवर्नमेंट को डर रहता है कि वो हार सकती है, इसीलिए भी वो फेमिन रोकने की कोशिश करेगी। नेक्स्ट, पीपल आर फ्री टू बिलीव इन एंड प्रैक्टिस एनी रिलीजन, तो इसका ड्रॉट से कुछ लेना देना नहीं है, दिस इज ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेमोक्रेटिक मेथड इसमें से कौन सा नहीं है। फाइलिंग अ केस इन द कोर्ट क्लेमिंग दैट वाटर इज पार्ट ऑफ right to life, of course this is democratic thing। boycotting the next elections to give a message to to all parties, so this is not a democratic method। Organizing public meetings against government policies, this is democratic। Paying money to government officials to get water, again, water के लिए we pay money, but government officials को you pay money, no, it is not right, it is not a democratic method। Okay, next, राइट अ रिस्पॉन्स टू द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, तो कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए अगेंस्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। जैसे यहाँ पे आर्मी रूल के फेवर में बोला गया है, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि लोग इग्नोरेंट होते हैं इसीलिए उनको वोट नहीं देना चाहिए। यहाँ पे रिलीजियस लीडर्स के फेवर में बोला गया, तो आपको इन तीनों केसेस में बताना है कि इन तीनों में हमें आर्मी रूल, इग्नोरेंट पीपल और रिलीजियस लीडर्स को क्यों नहीं देखना चाहिए और हमें डेमोक्रेसी क्यों चूज करनी चाहिए। तो हमने पूरे चैप्टर में यही पढ़ा है, आई एम श्योर आप लिख सकते हो। देन, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन कीपिंग विद डेमोक्रेसी एज अ वैल्यू, व्हाई, तो आपको बताना है अगेन कि इनमें से कौन सी चीजें डेमोक्रेटिक है और कौन सी अनडेमोक्रेटिक है। फिर वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट अ कंट्री एंड डिसाइड इफ यू वुड लाइक टू कॉल इट अ डेमोक्रेसी, अगेन तो यहाँ पे आपको रिकग्नाइज करना है कौन सा डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस है, कौन सी अनडेमोक्रेटिक। तो जैसे कि आप देख रहे हो इन क्वेश्चंस में, ठीक है, यहाँ पे चार चार पांच क्वेश्चन ऐसे दिख रहे हैं जहाँ पे हमें रिकग्नाइज करना है कौन सा डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस है, कौन सा नहीं। तो इस बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि हमें ऐसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं केस स्टडीज के फॉर्म में, ठीक है। तो ये आपका केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इन एक्सरसाइज को एक बार देखोगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ केस स्टडी, एंड आई होप that this has been a learning experience for you all। If you have any doubt you can put it in the comment section, and we'll meet in the next video। Thank you।